हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इनलाइट पीसीएस में। तो हम लोग जैसे बोले थे कि हम लोग जीविका के लिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, इसका सिलेबस का जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला टॉपिक था अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट होता है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों का जो रहना है, रहन सहन है, लोगों का जो पहनावा है, लोगों का जो सोशल कंडीशन है, एजुकेशनल कंडीशन है, ठीक है, वो सबको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, और वहाँ के लोगों को कैसे डेवलप कर सकते हैं कि उनका रहना अच्छा हो जाए, मतलब रहन सहन का तरीका अच्छा हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए लोग, है ना, उनका हेल्थ, एजुकेशन, उनको बिजली पहुंचते रहे, घर हो, ये सब कुछ हम लोग को देखना होता है। तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट क्या है कि ये प्रोसेस होता है ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर कंडीशन ऑफ द पीपल जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये एम करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है सामूहिक विकास, मतलब एकदम अच्छे से हर सेक्शन का विकास होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का बात किया जा रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने का बात किया जा रहा है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इंश्योर करना होगा इन लोगों को जो कि गांव में रहते हैं, उन लोगों का गरीबी से निजात पाना है कि हम लोग को पॉवर्टी एलिविएट करना है, रोजगार का माध्यम हम लोग को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि वहाँ पे प्रॉपर रोड्स हो, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हो, ये सब कुछ। सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब कि कास्ट का भेदभाव नहीं हो, विमेन को इक्वल राइट मिल रहा हो, ठीक है, विमेन एजुकेटेड हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो विमेन में, ये सब कुछ। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि हो जाता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। और हम लोग अगर रूरल डेवलपमेंट का बात करते हैं तो यहाँ ग्रामीण का बात हो रहा है, बट इससे हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि बस एग्रीकल्चर तक लिमिट है। एग्रीकल्चर से हट के जो ग्रामीण विकास है वो हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, सब चीज़ का बात करता है, ठीक है। हाँ, इसमें एग्रीकल्चर विकास तो है ही कि हम लोग को एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना है। अब एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि एग्रीकल्चर में सिर्फ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, कि इसमें लोग जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, जिसके कारण लोग अगर वहाँ से हट के कुछ और करें तो अपना ज़िंदगी, जीवन शैली वो अच्छा कर सकते हैं, बट वो होता नहीं है। बट एग्रीकल्चर में अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात कर दें, ठीक है, या फिर अगर एग्रीकल्चर से हट करके हम लोग थोड़ा पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, ये सब पे ध्यान दें तो हम लोग का जो इनकम है रूरल एरियाज़ में लोगों का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कुछ कुछ एलिमेंट है रूरल डेवलपमेंट में। पहला है कि हम लोग को लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, ठीक है। दूसरा है रिडक्शन इन रीजनल एंड सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो भेदभाव है अगल बगल से रीजनल, उसको कम करना है, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करना है। एम्पावर करना है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पीपल जो कि SC ST, वीमेन, लैंडलेस लेबरर्स, इन लोगों को एम्पावर करना है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट करना है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, ग्राम सभा के थ्रू, पंचायती राज के थ्रू, SHG के थ्रू, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लोग को पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना है। सस्टेनेबिलिटी लेके आना है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, ठीक है। आगे देखिए तो कुछ कुछ डेफिनेशन दिया गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन देते हैं दैट रूरल डेवलपमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ of rural poor by increasing their productivity and income, ensuring basic services and enhancing social economic opportunities, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। दूसरा डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है कि रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटजी डिजाइन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द रूरल masses by providing basic services, expanding productive activities and developing infrastructure through community participation, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में एक मुझे कुछ याद आ रहा है, एक इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कुछ साल पहले एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स निकाला गया था, ठीक है। इसमें 5-6 चीज़ का बात किया गया था कि ये होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है।
तो आप ज़रा वो देख लीजिएगा अगर उससे क्वेश्चन बन जाए तो। फिर एक है यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा डेफिनेशन क्या दिया गया है, दैट रूरल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग रूरल पीपल टू इम्प्रूव एंड सस्टेन देयर लाइवलीहुड थ्रू बेटर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी। कि कैसे जो रूरल पीपल है वो अपना लाइवलीहुड अच्छा कर सकते हैं रिसोर्सेज, स्किल और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करके। ठीक है, अब हम लोग पहला टॉपिक देख लिए, डेट वाज कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। तो इंडिया का जो ग्रामीण विकास है, तो हम लोग को ये पता है कि भारत में जो लगभग 65 से लेके 70% की जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में बास करती है। महात्मा गांधी का बहुत फोकस था ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, वो हर टाइम चाहते थे, जो हम लोग आर्टिकल 40 पढ़ते हैं जो कि विलेज पंचायत का बात करता है, वो चाहते थे कि जो मेथड ऑफ गवर्नेंस हो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब जो नीचे श्रेणी के लोग हैं सबसे ज़्यादा हम लोग मदद इनको पहुंचाएं। ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच का बात करते थे। ठीक है, ये था। तो हम लोग देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1947 से पहले जो हम लोग काम करते थे रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो लोग हम लोग क्या क्या किए। तो पहला था फमीन कमीशन जो 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन काम था इरिगेशन एक्सपेंशन, रिलीफ वर्क, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये सब कुछ देना। ठीक है, फिर रूरल कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट होता है एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट था। ये सबसे पहले फोकस किया था रूरल सेल्फ रिलायंस पे। फिर महात्मा गांधी के द्वारा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किया गया, जिसमें कि वो ग्राम स्वराज का बात करते हैं, खादी का बात करते हैं, सैनिटेशन का बात करते हैं, एजुकेशन का बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का बात करते हैं। ठीक है, एजुकेशन में ये वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, सैनिटेशन में इन्हीं का बाद में जाकर के स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में लॉन्च किया गया, और उससे पहले वो निर्मल भारत अभियान था। ठीक है, तो ये हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मद्रास प्रेसिडेंसी में लाया गया 1930s में फ़िरका डेवलपमेंट। ये अर्ली एक्सपेरिमेंट था इन द डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर एक है 1940s में आया था ग्रो मोर फूड कैंपेन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। हम लोग को पता है 1940s के टाइम बहुत बड़ा फमीन आया था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 का जो होना था उसमें ये मतलब एक तरह से इंडियंस के लिए डुअल टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं क्राइसिस था उस टाइम की। वर्ल्ड वॉर 2 भी हो रहा है और फमाइन भी आया हुआ है। तो उस टाइम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये ग्रो मोर फूड कैंपेन आया था ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज एंड द वॉर कंडीशंस। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव, ये बहुत ज़्यादा सिंक्रोनस था विद द पंचायती राज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है 1952 में। इट वॉज द फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ग्रामीण इलाकों के लिए। इट वॉज एम्ड एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, जो कि एग्रीकल्चर, सड़क बनाने का, स्वास्थ्य पे काम करना, शिक्षा पे काम करना, ये सब पे फोकस करता था। इट वॉज बेस्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और बट इट हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल लिमिटेशन, क्योंकि उस टाइम भारत के पास उतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं था। बट स्टिल हम लोग एक अप्रोच लिए थे कि हम लोग कैसे रूरल डेवलपमेंट करें। ठीक है, और हम लोग का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी था ना, वो भी एग्रीकल्चर पे फोकस किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग का थर्ड 5 ईयर प्लान मतलब कि लगभग 1967-68 में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आते हैं, विच वॉज मोर और लेस टर्म्ड एज द व्हीट रिवॉल्यूशन, जो कि मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में आया था। तो ये भी एक तरह से ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट पे ही काम किया। मानते हैं कि इसमें एक रीजनल डिस्पैरिटी आया कि उसी के कारण जो बिहार, झारखंड और हल्का बंगाल और ईस्टर्न यूपी का पार्ट डेवलप नहीं कर पाया, बिकॉज द मेन फोकस वाज ऑन द इरीगेटेड इन द डेवलप पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, फिर दूसरा आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 1953 में ये आया है। इट प्रोवाइडेड अ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स टू सपोर्ट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर 1959 से काम होने लगा पंचायती राज सिस्टम पे। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आते हैं। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी,
थंगोंग कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, ये सब आता है। फिर पंचायती राज से क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट वाज अ 3 टियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इट स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रूरल गवर्नेंस, ठीक है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम लोग बात किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन बात ये था ना कि इसमें हाइब्रिड सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ठीक है। और एक और कंपोनेंट था, डेट वाज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा से इंक्रीज़ हुआ था, बट इट लेड टू द रीजनल इम्बैलेंसेस जो हम आपको बताएं। उसके बाद आता है पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही आए हैं। सबसे पहला है SFDA, दैट इज़ स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, MFAL, दैट इज़ मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। फिर टारगेटेड क्रेडिट एंड सपोर्ट सर्विसेज, ये आया था पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आता है IRDP, जो कि 1978 में आया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था, ठीक है। ये एसेट प्रोवाइड करता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का बात किया था। फिर एक आता है NREP और RLEGP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें था कि वेज एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का बात किया गया। जवाहर रोजगार योजना, डेट वाज इन 1989। ये NREP और RLEGP को मर्ज कर दिया और 80% जो फंड था वो डायरेक्टली अब विलेज पंचायत को जाने लगा इस स्कीम के थ्रू। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? 1989 में। फिर 1990 के बाद रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि पता है कि 1999 मतलब 1990 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, ये भी एक मेजर फैक्टर है इकोनॉमी में हम लोग जो पढ़ते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया, इससे इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इट स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इट मैंडेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर आता है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये SHG और माइक्रो क्रेडिट को प्रमोट करता है। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में आया। इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी भी हम लोग काम करेंगे। अब कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है आफ्टर 2000। तो सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा, MG नरेगा। तो महात्मा गांधी लाइवलीहुड मिशन है ये, और इसमें ये हुआ कि 100 दिन का ना गारंटी दे दिया गया कि आपको काम मिलेगा। अभी जो हम लोग का वेज रेट है इसमें 2024-25 के लिए ये 289 है, और ये वेरी करता है हर स्टेट के लिए। फिर स्ट्रेंथन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। फिर NRLM, ये वाला जो स्कीम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यही जाकर के बाद में NRLM बनता है, ठीक है। और बाद में फिर जाकर के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय NRLM बनता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। फिर NRLM 2011 आजीविका कहते हैं इसको। SHG बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन है, विमेन सेंट्रिक एम्पावरमेंट किया गया था इसमें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 से चालू हुआ। इसमें रूरल रोड कनेक्टिविटी का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज़। ये स्कीम को हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले टाइम में, जब हम लोग स्पेसिफिकली स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजिटल एंड सस्टेनेबल रूरल इनिशिएटिव, जिसमें कि डिजिटल इंडिया, PM कुसुम, E-NAM, स्वच्छ भारत अभियान, फिर जल जीवन मिशन, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो इस बार अभी तक का ये लास्ट टॉपिक होगा। अगले टॉपिक में हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव मूवमेंट कर लेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी क्या है। तो आपको जैसे ग्रामीण इलाकों का बात होता है, आपको सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि वो कृषि प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा नहीं बट 16 से 17% एग्रीकल्चर
मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बट पॉपुलेशन वाइज देखें तो 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया। दूसरा है डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज कि रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक, वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग डिपेंडेंट है। मतलब कि अभी तक यहाँ के लोग इन मोस्ट ऑफ द केसेस अभी भी टेक्नोलॉजी का हेल्प नहीं ले रहे हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसान सुविधा ऐप है, ठीक है। और भी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक है, ठीक है। बट अभी तक वो गांव तक नहीं पहुंचे हैं। और इसी के कारण क्या होता है ना, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का ये बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि प्रिवेलेंस ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक। अभी भी यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग लेबर इंटेंसिव, मतलब मजदूर लगा देंगे, लोग लगा देंगे, बट मशीन नहीं यूज़ करेंगे, दैट इज़ लो मैकेनाइजेशन। भारत में भी देखें तो अभी भी मात्र 45% ही मैकेनाइजेशन है, ठीक है। और मैकेनाइजेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नॉट मैकेनाइजेशन, इट इज़ ट्रैक्टराइजेशन। क्योंकि जैसे मशीन का बात होता है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ मशीन विच इज़ बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम लोग बस ट्रैक्टर का बात करते हैं, यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन का यूज़ का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग कुछ और जैसे इरिगेशन के लिए वो सब यूज़ नहीं कर रहे कि हम लोग बड़े बड़े पंप यूज़ कर रहे हैं, नहीं। वी आर स्टिल यूजिंग वो जो कुआं होता है, इनारा होता है, वही यूज़ करते हैं। बट व्हाट इज़ मेन प्रोमिनेंट, दैट इज़ ट्रैक्टर्स। दूसरा है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कि एक जैसे एक पिता है, उनके 4 बेटे हैं, तो जो इतना ज़मीन था 10, मान सकते 10 हेक्टेयर का था, वो कट करके अब ढाई हेक्टेयर हो गया। फिर उनका बेटा होगा तो उनमें भी वो कट जाएगा। तो ये होता है कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इसके कारण भी जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। फिर स्लो एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी भी फार्मर नहीं चाहते हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, ठीक है। फिर है कि लो लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग, कि वहाँ पर इनकम नहीं है उतना, ठीक है। और इनकम नहीं है तो सेविंग्स भी नहीं है। फिर रूरल हाउस होल्ड फेस लो पर कैपिटा इनकम, लिमिटेड कैपिटल फॉर्मेशन और इरेगुलर रनिंग, कि अभी जब एग्रीकल्चर सीज़न है, जैसे अभी अभी कटाई का टाइम है, जो हम लोग खरीफ सीज़न में रोपे थे, अब हम लोग उसको काट रहे हैं, पैडी, राइस, ये सब अभी कटने का टाइम है। तो अभी इनका इनकम होगा, बट फिर वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो सीजनल वेरिएबिलिटी हो जाता है इनका इनकम में, ठीक है। और कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं इनके पास। फिर है सब्सटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, वही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि बहुत कॉमन है एग्रीकल्चर में, कि जहाँ पर 3 लोग से काम हो रहा है, बट परिवार में 7 जन है, तो और 3 जन यहाँ पे है, 1 जन घर पे है, तो 6 जन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 जन से हो जाएगा काम, बट स्टिल देयर आर 6 पीपल। तो यही हो जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता था कि ये लोग कुछ जा कर के अपना स्किल इन्हांस करके, एजुकेशन लेकर के कुछ और करते, तो मे बी इनका लाइफ अच्छा हो जाता। और ये है। फिर सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दैट इज़ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है लैंड ओनरशिप में, कि किसी के पास बहुत बड़ा खेत है और किसी पुअर फार्मर एकदम लैंडलेस है, ठीक है। ये इस पर डिपेंडेंट है, यहाँ पे टेनेंट के जैसा वो काम कर रहा है कितने सालों से, ठीक है। एक्सप्लॉइट होता है, लोन लेता है, उसके बाद पे नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो बंधुआ मजदूर हो जाता है, ये सब बात है। फिर डोमिनेंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर्स इन सम एरिया, ये भी है। फिर इनिक्विटी अमंग एसटी, एससी, ओबीसी एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। फिर आता है लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि रूरल इंडस्ट्री है ही नहीं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का तो बात ही नहीं होता है। ओवर डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब कि अगर ये लोग लीची उगा रहा है मुजफ्फरपुर के लोग, तो ऐसा है कि बस लीची का फल ये लोग गर्मी के मौसम में खा लिया। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट रहता है यहाँ पर, तो क्या होता कि मतलब कि पूरे साल, फॉर द होल ईयर, ये लोग कुछ ना कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जूस बना के पीता, कैंडी खाता, टॉफ़ी, ये सब हो सकता था कंज्यूम, है ना। बट क्योंकि ये सब एब्सेंट है, तो नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि इनका इनकम जनरेट होता, ठीक है। और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप अभी भी देखते होंगे कि हम लोग को रूरल एरियाज अगर जाना है तो पतली पतली रोड मिलती है, वो भी मिट्टी की,
बारिश के समय वो पूरा ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, इरिगेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज़ में ऐसा होता है कि हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर प्रॉपर, अगर किसी को कुछ बीमारी है वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। डॉक्टर नाम के हैं बस बैठे हुए वहाँ पे, डॉक्टर प्रॉपर वहाँ पर गांव में तो ऐसा होता है कि डॉक्टर भी सही नहीं है, कोई भी प्रिस्क्राइब कर देता है कोई भी मेडिसिन, ठीक है। एजुकेशन नहीं है, मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, अगर भेजा भी जाता है तो कुछ टाइम पे उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है ताकि वो घर का काम कर सके, ताकि उनके पास पैसा आ सके कुछ। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँचता है। फिर आता है सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ट्रेडिशन, तो वही कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन अभी भी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोकल गवर्नेंस, इसका भी कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं कि खराबी ही है। फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स बट ऑल्सो सोशल कंस्ट्रेंट्स, होता क्या है कि यहाँ पे कम्युनिटी बॉन्ड बहुत बढ़िया है, बट इसके कारण क्या होता है ना कि रुकावटें भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है रूरल एरियाज़ में। माइग्रेशन ट्रेंड हम लोग देखते हैं तो लार्ज माइग्रेशन होता है। अब इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा था तो माइग्रेशन पे ही तो था कि लार्ज माइग्रेशन होता है, यहाँ पे लोग आए छठ पूजा करने, उसके बाद वोट दे करके वापस चले गए अपने काम करने, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु, ये सब जगह। तो लार्ज माइग्रेशन भी है क्योंकि ये लोग अर्बन एरिया जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ पे रोज़गार ही नहीं है। रेमिटेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ रूरल इनकम, जो ये लोग कमा के भेजते हैं यहाँ से, तो वो उससे भी हम लोग एक तरह से रूरल इनकम ही उसको मानते हैं। तो यही सब था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, कि कैसा है यहाँ का इकोनॉमी, ठीक है। और हम लोग देख लिए अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और फिर हम लोग देखे अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना किए, अगले लेक्चर में हम लोग अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव देख लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके आई विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस, ठीक है। ठीक है, तब अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।